लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड। सर व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड? दिस मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। तो सर आप इसको वैल्यू एडेड मेथड कह लो या फिर सर इसको आप प्रोडक्ट मेथड कह लो, सही है। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ध्यान देके सुनना है सब कोई। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टोटल 3 तरीके हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड, एंड द थर्ड वन इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट इज वैल्यू एडेड? अब इकोनॉमिक्स में सर वैल्यू एडेड, ये जो वर्ड लिखा है वैल्यू एडेड, इसको क्या कहते हैं सर? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू जीवीए एमपी। ये लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ रखा है। सर जीवीए एमपी का अगर फुल फॉर्म पूछो देन इट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ध्यान देके सुनना है, वैल्यू एडेड इज आल्सो नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, सही है। अब सर ये जीवीए एमपी निकलेगा कैसे? जीवीए एमपी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लास्ट क्लास हम लोग पता किए कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर देना है आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब सर यहां पर दो टॉपिक आता है, एक है वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरा हो गया आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हुआ कि करंट ईयर टोटल प्रोडक्शन जितना भी हुआ है उसका मार्केट वैल्यू। फिर से, करंट ईयर में टोटल जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हुआ होगा उसका जो मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो कोई भी अगर आपको ये पूछे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, आपको सीधे सीधे जवाब देना है कि सर करंट ईयर आउटपुट होना चाहिए। वो लास्ट ईयर का जो भी प्रोडक्शन होगा वो इस ईयर काउंट नहीं होगा। तो करंट ईयर जो ईयर चल रहा है उसी ईयर जितने भी आपके फाइनल गुड्स प्रोडक्शन किए गए हैं उन सब का जो मार्केट वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। बाकी बचा आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज योर कॉस्ट ऑफ इनपुट, या फिर आप कह सकते हो कि इंटरमीडिएट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ कंफ्यूजन आ सकता है, कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर फैक्टर कॉस्ट और इंटरमीडिएट कॉस्ट दोनों सेम है। नहीं है, फैक्टर कॉस्ट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है। जब आप फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट चार्ज करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो सर वो जो प्रॉफिट चार्ज कर रहा है वो प्रॉफिट भी फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन यहां पर मैंने इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखा है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप कोई भी चीज बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें आपका रॉ मटेरियल में जो भी खर्चा आ रहा है दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब आगे सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट के कुछ फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास पढ़े हुए थे कि सर आपको क्या करना रहता है? सेल्स प्लस कर देना होता है चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इसको हम लोग चेंज इन स्टॉक कहते हैं। और साथ में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ये 3 कंपोनेंट अगर आप ऐड करते हो तो आपका निकल के आएगा क्या चीज? वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर से बताना चाहूंगा, कई बार क्वेश्चन में सेल्स डायरेक्टली नहीं देगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको प्राइस इंटू क्वांटिटी करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 50 आइटम बेचे और एक को 10 रुपए के भाव में बेचा। 50 आइटम मैंने बेचा और एक प्रोडक्ट को 10 रुपए के भाव में मैं बेच रहा हूं, तो सर टोटल सेल्स कितना निकल के आया मेरा? 500। तो वही है कि सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमको प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर सेल्स डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। एंड इफ सेल्स इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, फिर तो सर गेम ही साफ है, वहां पर फिर आपको वो जो डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट, ये सारे कंपोनेंट को दोबारा से रिपीटेड ऐड नहीं करना है। तो सेल्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि सर जो सेल्स है ये 2 तरीके का होता है। सेल्स जो है वो डोमेस्टिक सेल्स भी हो सकता है या फिर ये आपका एक्सपोर्ट भी हो सकता है। आगे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक सेल्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सर सेल्स टू गवर्नमेंट हो सकता है, सेल्स टू हाउस होल्ड हो सकता है, एंड सेल्स टू बिजनेस फर्म भी हो सकता है। और गवर्नमेंट और हाउस होल्ड को जो चीज आप बेचते हो वही चीज उनके लिए क्या बन जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चीज लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोट्स में भी लिखा है कि सर सेल्स का वैल्यू अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है तब आपको दोबारा से एक्सपोर्ट या फिर दोबारा से जो डोमेस्टिक सेल्स है उसको इंक्लूड नहीं करना है। आगे जब हमने चेंज इन स्टॉक पढ़ा तो सर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक, या फिर कुछ क्वेश्चंस में कई बार चेंज इन इन्वेंटरी भी लिखा आता है। सर स्टॉक्स का मतलब जो है, इन्वेंटरी का मतलब भी वही है, तो चेंज इन इन्वेंटरी बोल सकते हो या फिर चेंज इन स्टॉक कह सकते हो आप लोग, सही है। अब ये चेंज इन स्टॉक 2 तरीके के हैं, मैंने लास्ट क्लास में नोट्स में लिखवाया है कि सर अगर लिखा हो किसी क्वेश्चन में स्टॉक इंक्रीजेस बाय, दैट मींस चेंज इन स्टॉक का वैल्यू प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर लिखा है स्टॉक डिक्रीजेस बाय तो वहां पर चेंज इन स्टॉक का जो वैल्यू आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा, सही है। यहां तक सबको समझ में आया? आगे सर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपको ले लेना है। बाकी इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट को मैंने आपको समझाया, इट इज द कॉस्ट ऑफ इनपुट, सही है, कॉस्ट ऑफ इनपुट। तो अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर परचेजेस लिखा है, इसके बारे में थोड़ा आज बात करेंगे। अगर परचेजेस लिखा है तो सर परचेजेस कोई भी बिजनेस फर्म जब खरीदता है, ध्यान देके सुनना, कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट जब कोई सामान मार्केट से खरीदता है
तो वो दो अलग अलग चीजें खरीद सकता है। पहला, सर वो कोई कैपिटल गुड भी तो खरीद सकता है। श्वेता ध्यान देके देखना है इधर, सर कोई भी बिजनेस फॉर्म वो कोई कैपिटल गुड भी खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल मशीन, फॉर एग्जांपल एक मशीन खरीद लिया वो, सर क्या ये इंटरमीडिएट कॉस्ट होगा? जी नहीं, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, साथ निभाना साथिया है सर, ये लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट गुड, दिस इज ए कैपिटल गुड एंड इट इज नॉट योर वन टाइम यूज गुड्स। तो सर अगर किसी क्वेश्चन में वन टाइम यूज गुड्स लिखा है, अगर किसी क्वेश्चन में सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स लिखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तब आपको समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है, रॉ मटेरियल्स के बारे में बात हो रहा है। और सर ये जो चीज है ये आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट में जाएगा, जबकि कोई कैपिटल गुड अगर मशीन खरीद रहा है कंपनी तो वो आपके इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं जाएगा। कई बार हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें लिखा रहता है कि एक फार्मर है, एक कौन है सर? फार्मर है, जो कि कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है। तो सर अगर ट्रैक्टर है तो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं आएगा, लेकिन वहीं पर अगर फर्टिलाइजर और सीड्स के बारे में बात हो देन सर इट विल बी पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। सही है। इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर हम लोग पावर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में भी पढ़े हैं, एनी प्रोफेशनल फीस पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके बारे में भी पढ़े हैं, और सर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये भी इंटरमीडिएट कॉस्ट का ही एक हिस्सा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट के बारे में लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रखे हैं। आगे मैंने आपको ये भी बताया था कि सर आपको जीवीए एमपी जो है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं लाउडर एवरीवन, जीवीए एमपी को और क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड। तो सर जीवीए एमपी जो है वो आपको प्राइमरी सेक्टर के लिए भी निकालना है, सेकेंडरी सेक्टर के भी लिए निकालना है, और टर्शियरी सेक्टर के लिए भी निकालना है। अब जब तीनों के जीवीए एमपी और वैल्यू एडेड को आप ऐड करोगे तो उसको हम लोग कहेंगे सिग्मा जीवीए एमपी, और वही बन जाएगा आपके लिए जीडीपी एमपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सही है, यहां तक हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास। तो आज इसका न्यूमेरिकल हम लोग आगे करते जाएंगे। हेडिंग दीजिएगा, एक टॉपिक नोट करके लिखिएगा, एक कुछ बताना है आपको, नोट करके लिख दो, उसके बाद न्यूमेरिकल में हम लोग चलेंगे। राइट डाउन, नोट करके लिखना है, राइट डाउन, नोट करके लिखना है, राइट डाउन। इस चीज को लिखिए, मशीन परचेज्ड, राइट डाउन, मशीन परचेज्ड, हाइफन देके लिखना, नॉट इंटरमीडिएट कॉस्ट, नॉट आईसी, because it is a capital good, because it is a capital good। आगे नीचे लिखना है वन टाइम यूज, ये लिख दो कॉपी में, वन टाइम यूज और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, हाइफन देके लिखना इंटरमीडिएट कॉस्ट, हाइफन देके लिखिएगा इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो अगर सर सिंगल यूज या फिर जिसको हम लोग कहते हैं वन टाइम यूज प्रोड्यूसर गुड है तो ये आपके इंटरमीडिएट कॉस्ट में जाएगा, जबकि अगर ट्रैक्टर लिखा है या मशीन लिखा है तो ये सब आपके इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका कैपिटल गुड बनेगा, फाइनल गुड बनेगा और इन्वेस्टमेंट गुड बनेगा। सही है, आगे पढ़े। हेडिंग दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, पहला वाला राइट डाउन फास्ट। अच्छा, एक और टॉपिक है, नोट करके लिख देना, उसके बाद न्यूमेरिकल। नोट करके लिखिएगा, एग्जांपल नोट, फार्म ए सेल्स टू फार्म बी 5000, लिखना है कॉपी में, फार्म ए सेल्स टू फार्म बी 5000। ठीक है, अगर सर किसी न्यूमेरिकल में ये लिखा है कि फार्म ए सेल्स टू फार्म बी 5000, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा मतलब नीचे लिखिएगा, 5000 विल बी एडेड टू वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फार्म ए, नीचे लिखना 5000 will be part of intermediate cost for farm B। सर एक ही सेंटेंस में दो मीनिंग छुपे हुए हैं। अगर लिख रहा है कि 5000 यूनिट्स या फिर 5000 वैल्यू का कोई सामान फार्म ए ने बी को बेचा है, तो सर फार्म ए के लिए वो सेल्स के अंदर आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में जाएगा, बट फार्म बी के लिए वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कॉस्ट। सही है, तो एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग इसमें बताए गए हैं।